कितने टाइप का ओवरलैपिंग? दो टाइप का, एक्सियल ओवरलैपिंग एंड लैटरल ओवरलैपिंग। इसे फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा। Axial overlapping takes place along the molecular axis. Axial overlapping takes place along molecular axis. Second point, due to axial overlapping, sigma bond is formed. Due to axial overlapping, sigma bond is formed. अब एक और पॉइंट लिखिए। If orbitals which are involved in axial overlapping, if orbitals which are involved in axial overlapping have direction या directional, have direction या directional, then sigma bond is also डायरेक्शनल बॉन्ड। तो जनरली पूछा जाता है ना कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड विच इन डायरेक्शनल विच इन नॉन डायरेक्शनल, राइट। तो भाई डायरेक्ट जिससे जो चीज़ बन रहा है उसमें अगर डायरेक्शन रहेगा तो वो डायरेक्शन दिखाएगा, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ को मेंशन कर लिया कि जिससे बन रहा है वो अगर डायरेक्शनल है, लाइक पी एक्स, तो जैसे ही पी एक्स बोलते हैं तो पी एक्स में आ गया ना कि ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन लेकर आ रहा है, तो किसके अलोंग बॉन्ड बनेगा? अलोंग एक्स एक्सिस। एस ऑर्बिटल कोई डायरेक्शन है, तो एस और एस से जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड, उसको क्या बोलेगा? डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? ये ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। दैट्स वाई एस और एस के वजह से, अब कोई बोलेगा पी एक्स एंड एस, पी एक्स एंड एस, तो पी एक्स में डायरेक्शन तो है, पी एक्स बोल रहे हैं इसको, इसका मतलब इसको अलोंग एक्स एक्सिस होना ही पड़ेगा। तो एस के पास नहीं भी डायरेक्शन है फिर भी उसमें डायरेक्शन देखेगा। और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन? पी एक्स ऑर्बिटल, करेक्ट है ना? चलिए एक ए लिखिएगा, फिर बाद में समझेंगे। लैटरल ओवरलैपिंग takes place perpendicular to molecular axis। perpendicular को अंडरलाइन कर दीजिएगा। lateral overlapping takes place perpendicular to molecular axis and it results the formation of pi bond and it results the formation of pi bond। देखिए, lateral overlapping is also known as side-wise overlapping। lateral overlapping is also known as side-wise overlapping। यस, बाद में इस चीज़ को मैं प्रूफ कर दूंगा, सिर्फ अभी के लिए लिख लीजिए। lateral और overlapping also known as side-wise, साइड। एक और पॉइंट लिखिएगा इसको, लेकिन मैं बाद में प्रूफ करूंगा। जनरली पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल। जनरली पाई बॉन्ड मतलब लैटरल ओवरलैपिंग से जो बन रहा है, राइट, फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल। पता है ना कि मिक्स ऑर्बिटल भी होता है, दैट इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट।
बट मैं बाद में इसको प्रूफ कर लूँगा नहीं आगे क्लास में, जो मैंने बोला। नीचे नोट करके लिखिए, तो नोट करके एक पॉइंट लिखिए, एक्सियल ओवरलैपिंग इज मोर इफिशिएंट ओवरलैपिंग विथ रेस्पेक्ट टू लैटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग आर मोर इफिशिएंट ओवरलैपिंग विथ रेस्पेक्ट टू लैटरल ओवरलैपिंग। This is the reason sigma bond are stronger than pi bond. This is the reason sigma bond are stronger with respect to pi bond. ठीक है ना? एक और पॉइंट लिखिएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल एज वेल एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म by pure orbital as well as hybrid orbital. हो गया यहाँ तक एवरीवन? चलिए अब यहाँ बातों को समझते हैं। यहाँ देखिए, अब सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा सर मॉलिक्यूलर एक्सिस तो आपने बोल दिया, बट मॉलिक्यूलर एक्सिस का मतलब क्या है? तो मान लेते हैं कि ए और बी, यहाँ देखना है, ए और बी के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड बनना है तो सबसे पहले तो मुझे मॉलिक्यूलर एक्सिस जानना पड़ेगा। तो जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बनना है, और ख़ास करके अगर सिग्मा बॉन्ड, तो दो एटम के ज्वाइन करने वाले लाइन को, किस लाइन को? लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम इज नोन एज मॉलिक्यूलर एक्सिस ऑफ दिस टू एटम। इसका मतलब इन दोनों एटम को ज्वाइन करने वाला लाइन ए है, तो इन दोनों एटम के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा उसके लिए ये जो लाइन रहेगा उसको क्या बोलिएगा? बोलिए, मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो सिग्मा बॉन्ड किसके अलाउंग बनेगा? बोलना है भाई, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब ऑर्बिटल को किसके अबाउट होना पड़ेगा? इसके परपेंडिकुलर रहना पड़ेगा या इसका पैरेलल? परपेंडिकुलर, पैरेलल। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कोई भी ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस लाइन के परपेंडिकुलर लेके जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा? तो उस ऑर्बिटल का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके सिग्मा बॉन्ड के लिए इसके परपेंडिकुलर रखना है या पैरेलल रखना है? जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को रटते रहते हैं कि सर सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए ऐसे रखेंगे और कैसे रखेंगे? ऐसे, करेक्ट। अब समझ में आ गया कैसे क्यों रखेंगे? क्योंकि पाई क्लाउड को किस लाइन के लॉन्ग लाना है? मॉलिक्यूलर एक्सिस। क्योंकि बॉन्ड कौन बनाएगा? पाई क्लाउड। मॉडर्न थ्योरी में बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या? उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या करेगा? मर्ज करेगा, करेक्ट है ना? चलिए, और इस अगर मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनना है, कौन सा? तो भाई डबल बॉन्ड तो सिग्मा तो एक ही रहेगा ना, दो एटम के बीच में सिग्मा एक ही बनता है, बाकी रेस्ट क्या बनता है? तो अगर मल्टीपल बॉन्ड बनना है तो इन दोनों के ऑर्बिटल के बीच में आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग भी होना पड़ेगा। और लैटरल ओवरलैपिंग किसके अलोंग? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? यस। इसका मतलब है पाई बॉन्ड बनाने के लिए ए और बी जो भी अपना ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए प्रोवाइड करेगा, करेक्ट, जो भी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा उस ऑर्बिटल का पाई क्लाउड किसके अलाउंग होना पड़ेगा? इस लाइन के अलाउंग। और इसका भी किसके अलाउंग होना पड़ेगा? अब समझ में आ गया है? तो इसके अलाउंग क्या बनेगा? अलोंग दिस पाई बॉन्ड। बहुत आसान है। और अलोंग दिस लिख लीजिए सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो पहले हाइब्रिड को ना समझ के, हाइब्रिड वाला हम लोग हाइब्रिड से नहीं देखेंगे, पहले प्योर का देख लेते हैं। तो देखिए जनरली हम लोग को प्योर और ऑर्बिटल में जो मेरे काम का रहेगा वो कौन कौन सा ओवरलैपिंग मेरे काम का रहेगा? एस एस
और नहीं तो एस एन पी, और नहीं तो पी एन पी, करेक्ट। इन तीनों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो लिखिए एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। यहां देखना है स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। कौन सा लाइन मोलिकुलर एक्सिस? ये मेरा क्या है, मोलिकुलर एक्सिस। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ पे आगे चलकर जब मैं एमओटी स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे एक थ्योरी पढ़ाएंगे, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये राइट टाइम नहीं है। और वहाँ पे बताएंगे कि यहाँ एक्चुअल में कोई भी दो ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करता है, क्या करता है, तो दो ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। एक का नाम रहता है बॉन्डिंग और दूसरे का नाम रहता है एंटी बॉन्डिंग। बट अभी मैं एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाऊँगा, तो एक ही जगह सारा पजल हो जाएगा, ठीक है। अभी बस जानिए कि बॉन्ड बन रहा है, और वैसा ओवरलैपिंग जिससे बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? बट इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एमओटी में पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो यहाँ स्लो हो जाएंगे, ठीक है। अभी जानिए कि जस्ट बॉन्ड बन रहा है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अगर ओवरलैप कर रहा है और अगर बॉन्ड कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में मर्ज होता है। दूर जाता है या एक दूसरे में मर्ज होता है? मर्ज होता है फॉर पर्पस ऑफ व्हाट? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ऐसा भी होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से रिपेल भी करेगा, तब वहाँ पर बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। थोड़ा बहुत तो इंटरफेरेंस पढ़े होंगे, राइट? नहीं समझते हो दूसरी बात है, मैं भी समझ रहा हूँ कि आप नहीं समझते हैं। दो ही चीज़ समझते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड, क्योंकि आप में से किसी से भी बोल देंगे कि इंटरफेरेंस का कंप्लीट डिफिनेशन समझाइए, बताइए व्हाट द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस। सर फील तो कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस कुछ होता है, राइट? बट उसको सही से लॉजिकली एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते। मैं डाउन नहीं दे रहा भाई, मैं पूछ रहा हूँ जस्ट किसी से भी। मतलब नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें सर जानते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, राइट? ओके। इंटरफेरेंस का मतलब होता है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इन स्पेस ड्यू टू गिवन टू सोर्स, करेक्ट? वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव, मतलब दो सोर्स S1 S2, तो उसका स्पेस में जो वेरिएशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, पोजीशन, वेक्टर, पाथ डिफरेंस, व्हाटएवर, तो उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। तो आपको लगता है कि मैक्सिमा मिनिमा के बीच में दो ही टाइप का इंटरफेरेंस होता है? बहुत सारा टाइप हो सकता है ना। दो वेक्टर का रिजल्टेंट सिर्फ क्या रहेगा, मैक्सिमा मिनिमा, या बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसा ही मैक्सिमा मिनिमा के बीच बहुत सारा चीज़ हो सकता है। देखते हैं लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस कम होते थे डार्क हो गया, तो ब्राइट और डार्क के बीच में बहुत सारा फिनोमेना रहेगा, राइट? और सारा फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस, बट वी आर वेरी मच फैमिलियर विद टू, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। तो बहुत सारा चीज़ को एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पे डिफिनेशन को पकड़ के रखना होता है कि डिफिनेशन में बोला क्या जा रहा है। एनीवे, तो एक्चुअल में यहाँ पे देखिए, तो जिस सिर्फ एक लाइन लीजिए, दो जो ओवरलैपिंग, ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे पहले डायग्राम बनाइए। दो जो ओवरलैपिंग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दो जो ओवरलैपिंग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, those overlapping which are responsible for formation of bond are called constructive overlapping. बस इतना से मेरा अभी काम चल जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जगह नहीं है, इसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में दोनों ऑर्बिटल का, इसका भी मैंने एस लिया है, इसका भी मैंने एस लिया है, राइट?
तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से दूर जाएगा या एक दूसरे में मर्ज होगा? मर्ज होगा। करेक्ट है ना? अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। करेक्ट, यस। और ये क्या था बोलिए? बोलिए सर, ये एटम है, ये क्या है? अब बी क्या है? और ए के सेंटर मतलब न्यूक्लियस, अब बी के न्यूक्लियस बॉन्ड बन चुका, राइट? तो ए और बी के आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ए का और बी के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। ठीक है? नीचे नोट करके लिखिए। तो ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को नाम क्या बोलिएगा? सिग्मा या पाई? इसे पाई होने का चांस है? चाहकर भी पाई नहीं बनेगा। और इस सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? तो जो दोनों बन रहा है वो दोनों नॉन डायरेक्शनल है, राइट? मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन है। दैट्स वाई ये ऑब्जेक्टिव आ गया नीट का, 4 मार्क्स फ्री में है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू एसएस ओवरलैपिंग इज डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। लिखिए, भूल जाइएगा। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू एसएस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड इज नॉन डायरेक्शनल। आप लोग रेडॉक्स का असाइनमेंट बनाना स्टार्ट किए एवरीवन? देखिए, असाइनमेंट में कम से कम 200 क्वेश्चन तो पक्का होगा। 300 तो और भी अच्छी बात है। और यहाँ पे कम से कम मैं अबाउट 100 प्रॉब्लम असाइनमेंट इसके टेस्ट के थ्रू ले लूँगा। भाई टेस्ट को आप लाइटली मत लीजिए, ये बड़ा कमाल का हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, जैसे आज थोड़ा खाना खाइए, कल खाए, बस 7 डे का जोड़िएगा तो अच्छा खासा खाना खा लिए, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले रहे हैं, राइट? जस्ट 20 क्वेश्चन। पर बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि टेस्ट देने के टाइम पे बहुत हड़बड़ी भी रहते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या ट्रेन छूट रहा है। पूरा एफिशिएंट वे में दे के जाना है टेस्ट, ठीक है? क्योंकि मैं आपके लिए आकर सुबह सुबह काम करता हूँ, टेस्ट का पेपर रेडी करता हूँ। ऐसा नहीं कि रेडी है, मैं आकर यहाँ पे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे लोग फॉर्मेट बनाते हैं। तो उतना मेहनत मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ। ये पहले से चीज़ नहीं बना हुआ है, शायद आपको पता होगा। पहले से तो ऐसा नहीं था। तब अगर कर रहे हैं काम तो टीचर आपके साथ लगे हुए हैं, तो आप भी थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर लग रही है। और इतना सारा टेस्ट, अगर सोचिए कि जब तक आप जून तक क्लास करने वाले हैं मेडिकल वाले, अभी में 6 दिन 7 दिन अगर टेस्ट हो रहा है तो कितना पेपर के थ्रू गुजर जाएंगे। मतलब कमाल का हो जाएगा टेस्ट। मतलब टेस्ट, मेरा एक चीज़ सोचना है, टेस्ट का जो एग्ज़ाम फोबिया इसको ख़त्म कर देना है। चलते फिरते कभी बोले टेस्ट दीजिएगा, हाँ सर दीजिए पेपर। वही तो मेन एग्ज़ाम में होने वाला है। भाई आधा लोग का तो एग्ज़ाम हॉल में जो क्राउड देखता है ना, सेंटर पे इतना भीड़ देखा, और लोग दुनिया भर का बात करते हैं सेंटर पे, और उसके बाद अंदर जब इन करते हैं ना तो भीड़ देखकर हार्ट फेल कर जाता है। हाँ नहीं होता है, मुझे तो डर लगता था क्योंकि टेस्ट ही नहीं दिए हुए हैं, हाथ पैर फूल रहा है, अब क्या होगा, जानने वाला क्वेश्चन। लेकिन इतना ना टेस्ट देख के हम लोग अपने आप को एब्रेसिव मटेरियल बना लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है टेस्ट है, जस्ट लाइक कैटलिस्ट होगा, उसी टाइप का होगा, वही चाहिए ना। नहीं होता है भाई, मैं भी तो विद्यार्थी रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए, ये समझ में आ गया ना, नॉन डायरेक्शनल, ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। वन ऑफ द फैक्टर, ये 5 स्टार पॉइंट है। वन ऑफ द फैक्टर नॉट ओनली, वन ऑफ द फैक्टर नॉट ओनली, इसका मतलब क्या है? ये भी एक फैक्टर है बट यही सारा फैक्टर नहीं है, राइट? वन ऑफ द फैक्टर नॉट ओनली ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड, one of the factor not only on which bond length is depend is the size of overlapping of orbital, is the size of overlapping of orbital. Is the size of
वन ऑफ द फैक्टर नॉट ओनली ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट ऑर्बिटल, करेक्ट। चलिए 1s 1s एंड 2s 2s, करेक्ट है ना एवरीवन। इसके बीच में यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना और यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना, उन दोनों के बीच में मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछूंगा, निकल जाएगा। तो भाई इस कैटेगरी में इसके लिए ए और बी अगर ऑर्बिटल का साइज छोटा रहेगा तो 2 एटम ज़्यादा क्लोज आएगा, हाँ या ना। तब इसका बॉन्ड लेंथ ऐसा दिखेगा। बट ऑर्बिटल का साइज बड़ा रहेगा तो क्या 2 एटम उतना क्लोज आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, करेक्ट। तो अगर इसको L2 बोलें और इसको L, समझ रहे मेरे बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये है क्या 1s एंड 1s, ये क्या है? तो L1 और L2 में किसका साइज बड़ा रहेगा? यस, L2 ग्रेटर L1। तो बहुत कमाल का चीज़ है, कम से कम तो 20 बार आएगा। लग रहा है आपको छोटा सा पॉइंट, लेकिन इस पर 5 स्टार दे दिए हैं। अब 1 मिनट रुकेगा। स्टिच करने वाला धागा देखे होंगे, बड़ा सा धागा तोड़िएगा फटाक से टूट जाएगा, बट सेम क्वालिटी एकदम छोटा सा धागा तोड़िए तो प्रैक्टिकली सोचिए भाई, इसमें कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ा सा स्टिच करने वाला धागा को तोड़ेंगे, ऑसिलेशन ज़्यादा होगा ना, राइट। देखते हैं स्प्रिंग को कट करते हैं, आप लोग तो पढ़े, थोड़ा तो पढ़े होंगे SHM में कि सेम स्प्रिंग का अगर स्टिफनेस K है, स्प्रिंग कांस्टेंट, उसी स्प्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो 2K हो जाता है, स्टिफनेस बढ़ गया। वैसे ही जस्ट लाइक व्हाट, बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, बॉन्ड इज जस्ट लाइक, उसको तोड़ने के लिए देखते हैं हीट करना पड़ता है, एटम को ऑसिलेट करना पड़ता है, ओके। तो सेम स्टिच के धागा को, अगर इतना छोटे धागा को तोड़िएगा तो हाथ कट जाएगा, लेकिन शायद टूटेगा नहीं। तो यहाँ से मैं क्या सिखाने की कोशिश किया, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, वाइस वर्सा। तो यहाँ से इसमें और इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा जाएगा। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा खर्च होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोले या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बोले, अलग रहेगा सेम रहेगा? सेम रहेगा, करेक्ट। लिखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, एसएस ओवरलैपिंग इतना ही डिजर्व करता है। अब इसमें दो एक्चुअली होना चाहिए था, 2 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, बट उसको मैं पढ़ूंगा एमओटी में, दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी सिर्फ जानिए कि बॉन्ड बन रहा है। अब लिखिएगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये पूछा जाएगा हाइड्रोजन में जो H2 मॉलिक्यूल में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किसके वजह से बना है? तो H एंड H, तो एक क्या लेके गया होगा 1s, एक क्या दिया होगा 1s। तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट 1s एंड 1, लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में। एस एन पी ओवरलैपिंग, एस पी एक साथ मत लिखिएगा, एस एन पी ओवरलैपिंग। ओके एवरीवन, मान लेते हैं कि कोई भी एटम अपना एस ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा ऑर्बिटल? ओनली एस। तो क्या वो मल्टीपल बॉन्ड बना पाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और सिंगल बॉन्ड अगर बनना है सिग्मा बॉन्ड, एक्सेप्शन है बट जनरली क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। एक कौन सा ऑर्बिटल बोलिए? पी। यहां देखिए
इस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना, करेक्ट है ना? क्या अगर मेरा p ऑर्बिटल ऐसे है और s ऑर्बिटल को ऐसे भेजें, क्या बॉन्ड फॉर्म होगा? इस टाइप का ओवरलैपिंग अलाउड नहीं रहेगा। वजह, बॉन्ड फॉर्मेशन में हम लोग जा रहे हैं फॉर सर्चिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ये जिसके अलोंग जा रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, देखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब बोलेंगे ना जब दोनों सोर्स में कुछ ना कुछ पावर है। दो ट्यूबलाइट है, एक जल रहा है एक नहीं जल रहा है, तब बोलेंगे दोनों को इंटरफेरेंस निकालिए। ये तो बेवकूफ़ी है ना। एक ऑन है या क्या है, कंप्लीटली ऑफ है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रहता, यहाँ भी रहता, तब बोलते हैं कि इट माइट भी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उस टाइप को ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैपिंग। इसके पास तो है बट इसके पास, तो इस टाइप का ओवरलैपिंग क्या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अलाउड रहेगा? ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इस टाइप को ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैपिंग। क्योंकि आप लोग बोल सकते थे कि सर इसको कुछ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो बोल सकते थे, लेकिन इसको मैं जीरो बोल रहा हूँ, वजह आपके सामने, राइट? तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। लिखिए, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इन सब पे ऑब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है? यहाँ देखिए, इस टाइप का ओवरलैपिंग भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। देखिए, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। खास करके बहुत सारे स्टूडेंट जिनका फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ा डर लगता है, ये सेक्शन आपका है, यहाँ पे मार्क्स उठाना है, ठीक है? जहाँ पे कैलकुलेशन कम है। हो गया ना? अब देखिए, मेरे पास दो एटम है, एटम ए और एटम बी, और एटम ए अपना p ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा? और एटम बी यहाँ पे है, वो अपना प्रोवाइड कर रहा है s। तो सबसे पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई या सिग्मा? बट सिग्मा बॉन्ड किधर कैसे बनेगा भाई? मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब ये अपना पाई क्लाउड किस एक्सिस के अलोंग रखेगा? मॉलिक्यूलर एक्सिस। और ये भी अपना पाई क्लाउड किसके अलोंग? इसका मतलब है कि ये यहाँ देखिएगा, ये अपना सेंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस के लाइन पे बनाएगा। इसका सेंटर कहाँ रहेगा? इसका भी सेंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस पे, इसका भी सेंटर कहाँ पे? क्योंकि वही तो डिफरेंशन है मॉलिक्यूलर एक्सिस का। लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम इज नोन एज व्हाट? तो ऑटोमेटिक इसका सेंटर रहेगा मॉलिक्यूलर एक्सिस पे। बट किसी मॉलिक्यूल में इज इट कंपल्सरी ओनली वन मॉलिक्यूलर एक्सिस? मान लेते हैं कि मेरे पास AB2 है, करेक्ट, और ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर एक्सिस ए रहेगा, राइट? और इन दोनों का दो एटम का ज्वाइन करने वाला था। किसी गिवन कंपाउंड में मोर देन वन मॉलिक्यूलर एक्सिस हो सकता है, तो मॉलिक्यूलर एक्सिस डिफाइन फॉर कंपाउंड या मॉलिक्यूलर एक्सिस गिवन दो एटम के बीच का मैंने बोला है। इसलिए एक कंपाउंड में अगर दो टाइप का बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है तो दो मॉलिक्यूलर एक्सिस रहा होगा, एक ए और एक, करेक्ट है ना? ओके, अब यहाँ देखिएगा, और यहाँ से क्या बनना है? मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और अगर ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे से दूर जाएगा या पास आएगा? तो इसका पाई क्लाउड, सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से दूर या एक दूसरे मर्ज करेगा? मर्ज करेगा। ऐसे दिखाया रहता है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? ए, और यहाँ पे क्या है? बी। एंड दिस सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू एस एंड पी ओवरलैपिंग, ठीक है ना? और इसी को कहीं कहीं पे ऐसे दिखाया रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि वन ऑफ द रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज व्हाट? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताइए,
दिस सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन? पी ऑर्बिटल। इसमें डायरेक्शन है क्या? इसका मतलब सब कुछ इसके हाथ में है, करेक्ट। अगर ये पी एक्स है, यहाँ देखिएगा, कोई भी एटम अपना पी ऑर्बिटल, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, पी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है एस के साथ ओवरलैपिंग करने के लिए। और अगर उसने अपना पी एक्स प्रोवाइड किया, मतलब मेरा मॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स एक्सिस रहेगा, क्या रहेगा? एक्स एक्सिस। और वो सिग्मा बॉन्ड कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा? अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब एस एंड पी ओवरलैपिंग होने का कितना तरीका? 3 ही तो रह सकता है, पी एक्स एंड एस, पी वाई एंड एस एंड एस। तो दिस सिग्मा बॉन्ड इज अलोंग, लिख लीजिए, भूल जाइएगा, अलोंग एक्स एक्सिस। ये किसके नाम? अलोंग वाई एक्स। इतना तो आसान है, इससे आसान क्या हो सकता है? अलोंग जेड एक्सिस, करेक्ट है ना? अब यहां देखिए, हो गया? एक 3 टाइम्स आया हुआ है क्वेश्चन, जे मेन में भी और नीट में भी। देख कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, और हम लोग उसको पकड़ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन कहाँ से था, राइट। HF, HCl, HBr एंड HI, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम 10 बार आएगा, बहुत सारे रिएक्शन में, ठीक है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? 1s एंड, वेरी गुड, 1s एंड 2p, राइट। एंड दिस वन इज फॉर्म ड्यू टू 3p। इसका बैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? 3s एंड 3p, बट अनपेयर्ड कहाँ पे था? 3p में। ये दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू 1s एंड 5p। अब अनकॉमन फैक्टर क्या है? 2p, 3p, 4p एंड कॉमन क्या है? 1s, 1s, 1s एंड 1s। तो अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो कॉमन फैक्टर से आंसर देना है या अनकॉमन फैक्टर से? 2p, 3p, 4p एंड 5p में साइज का ऑर्डर बता सकते हैं? क्या समस्या है भाई? 5p greater than 4p greater than, तो अभी तो जस्ट लिख पाते हैं ना, वन ऑफ द फैक्टर नॉट ओनली ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड इज द साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ। तो सबसे बड़ा बॉन्ड किसका रहेगा? सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ। और सबसे छोटा किसका रहेगा? करेक्ट, आंसर सही है। और इसको डायग्राम से देखिएगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा, समथिंग लाइक दिस। वन एस एटलीस्ट लिख लीजिए लाइफ में फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे क्या रहेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दिस इज द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। अब 1 मिनट, थोड़ा बहुत तो आप लोग एमओटी पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो आप पढ़े होंगे। एमओटी में जानते होंगे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बट इस क्वेश्चन का आंसर बॉन्ड ऑर्डर से दिया जा सकता था। कैसे देते भाई? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका भी कितना है? 1 1 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते थे? यहाँ से, मतलब एटम का साइज से, करेक्ट। और उसमें भी किससे? साइज ऑफ
ऑर्बिटल, करेक्ट। इसे सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, बॉन्ड लेंथ का पहले ऑर्डर क्या हो जाएगा? HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HF। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोले या बॉन्ड स्ट्रेंथ, अलग बात है, सेम बात। तो बॉन्ड लेंथ का जस्ट उल्टा क्या होगा? HI लेस देन व्हाट? HBr लेस देन HCl लेस देन व्हाट? HF। यहां तक समझ में आ गया? जिसको भी नहीं समझ में आया हाथ उठाएंगे। बॉन्ड लेंथ का जस्ट उल्टा क्या रहेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले, और यहां देखेंगे भाई, अगर मान लेते हैं कि HX को तोड़ते हैं, क्या करते हैं? जनरली अगर HX को ब्रेक करते हैं, आप वाटर में डिजोल्व किए, HX तो एसिड हो गया ना, तो अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं क्या देगा? H प्लस एंड X माइनस। सबसे इजीली कौन ब्रेक हो जाएगा? वेरी गुड, आपने मेरा आंसर आप ही दे दिए। सबसे पहले कौन टूट जाएगा? HI। इसका मतलब सबसे इजीली H प्लस कौन प्रोवाइड करेगा? HI। इसका मतलब एमंग ऑल HX मोस्ट एसिडिक कौन है? HI। और लिस्ट एसिडिक HF। तीन का ऑब्जेक्टिव तो ऐसे हाथों हाथ सॉल्व कर लिए, राइट? ये मजाक नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। एसिडिक ऑर्डर भी पूछा गया है। किसका ऑर्डर पूछा गया है? एसिडिक ऑर्डर, करेक्ट ना? एक मिनट रुकिएगा। और एक ऐसा नेचर जिसमें मैं किसी को दिखाने के लिए कुछ दिया, अब बाद में थोड़ी देर बाद उससे ले लिया, तो मेरा डोनेटिंग पावर वेरी लेस। ये सिर्फ दिखाने के लिए ना, वो काम कौन कर सकता है? HF। वो H प्लस देता तो है, बट बाद में उसी इफिशिएंसी से H बॉन्डिंग बनाकर ले लेता है। कौन सा बॉन्डिंग? आप जानते भी होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग, नाम सुना है? H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग बनाता है। इसलिए कहीं भी कैटेलिटिक अमाउंट, अच्छा कैटेलिटिक अमाउंट का मतलब क्या समझते हैं? थोड़ा कैटेलिस्ट, कैटेलिटिक अमाउंट का मतलब ज़्यादा या कम? कैटेलिटिक अमाउंट का मतलब फ्यू ड्रॉप। इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, कि दाल में थोड़ा सा 2 ड्रॉप घी। ऐसा नहीं कि दाल है हाफ कटोरी और उसमें हाफ कटोरी घी मिला दिए, वो कैटेलिटिक अमाउंट नहीं रहा। सिर्फ कैटेलिटिक अमाउंट बहुत थोड़ा, नहीं तो कुछ कुछ चीज़ फ्लेवर के लिए हम लोग डाल देते हैं, लाइक हिंग, नाम सुना है? बड़ा टेस्टी होता है। तो वो हो गया कैटेलिटिक अमाउंट, बट बहुत ज़्यादा डाल दीजिएगा तो तीखा हो जाएगा, राइट? मैं एक अच्छा कुक भी हूँ लेकिन बनाता अभी टाइम नहीं कि खाना बनाना स्टार्ट करूँगा। 3 साल कंटिन्यू बनाया भाई, एक दिन नहीं, 3 ईयर्स। 2006 से छूट गया। बैचलर लाइफ में जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो बनाते थे। और डिश तो कमाल का, दाल भात चोखा और चिकन उससे भी कमाल का। मतलब कोई भी चिकन कहीं से भी आता है ना, उतना टेस्ट नहीं आता जो खुद से बना कर खाता हूँ। लेकिन इतना टायर्ड हो जाते हैं कि अब टाइम ही नहीं है, प्लस बहुत सारा बाउंड्री कंडीशन है। यहाँ पे टच मत कीजिए, चिकन लाए हैं तो यहाँ मत टच कीजिए। तो ना घर में पूजा पाठ नहीं हो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट बैचलर लाइफ में क्या रहता है, कहीं रख दीजिए, कहीं खा लीजिए, कहीं बना लीजिए। तो वो उसमें अब है कि आप उतना कौन मेंटेन करेगा। 11 से लेकर 13 के बीच, हाँ 14, 10 से 14, 2010 में पास आउट हुआ और 2014 में शादी हुआ। डेट याद नहीं रहा कौन सा दिन हुआ है एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। इतना याद है कि 1 मंथ पहले मैंने सिस्टर का शादी किया। मतलब मैं एक मन में संकल्प लिया था कि पहले बहन का, एक ही सिस्टर है,
तो उसका शादी करेंगे, उसके बाद मैं अपना करूँगा। तो ना IIT करने को एक संकल्प या करने से पहले बहुत सारा मोटिवेशन रहता है भाई कि शादी IIT करना है, सिस्टर का शादी करना है। मतलब मिडिल क्लास फैमिली का बहुत छोटा छोटा ड्रीम रहता है, लेकिन वही उसके लिए बड़ा ड्रीम होता है। तो उससे पहले क्या था कि जब यहाँ पे कोचिंग ओपन हुआ तो गुवाहाटी में सब्जी से सस्ता चिकन है। सब्जी से सस्ता क्या है, तो डेली वही बनता था और हम लोग रूटीन बनाते थे, आज चिकन खाएंगे, कल मटन खाएंगे, परसों फिश खाएंगे, तरसों एग खाएंगे और उसको रोटेट करते रहना है। एक टाइम तो पक्का बनेगा, बट वो एक्सेस हो गया था, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। चलिए एक क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, इसका मतलब है कि आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर सबसे इजीली जो H+ देगा वो है HI। एक लाइन लिख लीजिएगा, एमंग ऑल HX, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज करूंगा, एमंग ऑल HX HI इज मोस्ट एसिडिक। उसके बाद कौन रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा और सबसे कौन कौन रहेगा, ये है एसिडिक ऑर्डर। तो कहीं कहीं पे यहाँ देखिएगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव मैं फेस किया हूँ DKC में, तो 200% गारंटी है कि अगर 4 एसिड दिया हुआ उसमें एक HF भी दिया हुआ है, अब पूछा जाएगा कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H+ के लिए इन सब एसिड में किसको यूज किया जाए, HF। किसको यूज करेंगे, कैटलिटिक मतलब जो कम H+ दे, तो उसके लिए सबसे सुटेबल कौन रहेगा, HF। या एसिटिक एसिड भी जिसका 100% डिसोसिएशन नहीं, क्या होता है, पार्शियल, तो जो कम H+ देता है उसको हम लोग कैटलिटिक H+ के लिए, जैसे सपोज कहीं पे कहीं रहता है ना रिएक्शन में H+ वाटर, कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H+, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे, या अगर स्ट्रॉन्ग एसिड भी अगर है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका वेरी फ्यू अमाउंट, उसको वेरी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, करेक्ट। तो क्या एस और पी ओवरलैपिंग से क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें एस और पी ओवरलैपिंग से क्वेश्चन पूछने का चांस क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन आ सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल। देखिए कितना टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्शनल, फिर आएगा कि अगर इफ पी ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सिस तो दैट सिग्मा बॉन्ड अलोंग विच एक्सिस, एक्स, एक क्वेश्चन आएगा। फिर उसमें आएगा जीरो ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन कि इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, तो जीरो ओवरलैपिंग इस टाइप का सिचुएशन ये डायग्राम में रहेगा, ए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, या ये 4 एसिड 3 एसिड, ए रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा, और एक रहेगा नॉन ऑफ दिस, तो विच ओवरलैपिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू एस एंड पी, तो विच वन इज करेक्ट, दिस वन। ए और ए अलाउड नहीं रहेगा, करेक्ट। ए क्यों नहीं अलाउड रहेगा, क्योंकि ये जिसके अलॉन्ग गया है वो नोडल प्लेन है, कौन सा है, नोडल प्लेन। हो गया ना। चलिए स्टूडेंट, अब लिखिए पी एंड पी ओवरलैपिंग, P and P overlapping, in P and P overlapping, comma, in P and P overlapping there are two possibility of overlapping, there are two possibility of overlapping, one is axial and other is lateral। P और P ओवरलैपिंग से कौन कौन सा हो सकता है एवरीवन, एक्सियल भी और लैटरल भी, याद रहेगा। बट यहां देखिएगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार यूज करूंगा, Px एंड Py, सब लोग यहां देखेंगे, चाहे किसी भी टाइप का ओवरलैपिंग हो, एक्सियल या लैटरल, मेरा क्वेश्चन है Px और ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग Py के साथ हो सकता है नहीं हो सकता है, होगा तो कैसे होगा और नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। यहाँ देखिए
ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है पी एक्स, करेक्ट। और आप जिसको लेके जा रहे हैं वो किसके लॉन्ग रहेगा, या तो बाई एक्सिस पर, नहीं तो पैरेलल टू बाई एक्सिस, या तो बाई एक्सिस और नहीं तो बोलिए सर पैरेलल टू बाई एक्सिस। बट ए अगर वाई और वाई अगर इस लाइन के लॉन्ग जाएगा तो नहीं था सर इट इज़ काइंड ऑफ दिस लाइक दिस, और यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन है बट इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस टाइप का ओवरलैपिंग कौन सा ओवरलैपिंग बोले हैं, जीरो ओवरलैपिंग। कौन सा, करेक्ट है ना। तो ये ओवरलैपिंग अलाउड है, ये ओवरलैपिंग अलाउड, लिखिए ऐसे डायग्राम बनाइए, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड। मतलब इस टाइप का ओवरलैपिंग से कोई किसी भी टाइप का बॉन्ड नहीं बनेगा, करेक्ट हो गया। अब एक मिनट यहाँ देखेंगे एवरीवन, यहाँ से आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए इस टाइप का ओवरलैपिंग अलाउड है या नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन है क्यों, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ होना चाहिए था, आप काउंटर कीजिए। तो आप टीचर बन जाइएगा तो कुछ ना कुछ तो आपको काउंटर में बोलना पड़ेगा ना, और जो आप लाइन लिखवाएं उसी के हेल्प से आपको उसको काउंटर कीजिएगा। मैंने ओवरलैपिंग के लिए कितना तरीका बताया है बोलिए, दो, या तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल नहीं तो परपेंडिकुलर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो एटम का या तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल रहेगा, नहीं तो यहाँ पे एटम ए है, यहाँ पे एटम, देखिए कैसे एक मिनट में काउंटर करते हैं। मॉलिक्यूलर एक्सिस है मेरा भाई ए, क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल है, क्या इसका पैरेलल है, क्या इसका परपेंडिकुलर है, तो नहीं है। इस टाइप का ओवरलैपिंग अलाउड नहीं लगता है। 1 मिनट में काउंटर हो गया, क्योंकि किसी भी टाइप का सिग्मा या पाइप बनने के लिए क्या मैंने बोला, या तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल रहेगा उसी लाइन पे, यानी उसके परपेंडिकुलर। दो टाइप का ओवरलैप, दो टाइप का ओरिएंटेशन से ही बॉन्ड बनेगा, जो हम लोग का सिलेबस का पार्ट है। उसमें उसके बाद थर्ड टाइप का जो ओरिएंटेशन रहेगा वो अलाउड नहीं है। तो अगर यहाँ पे मेरा दो ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली इसका सेंटर पे क्या रहेगा, ए एटम ए का है न्यूक्लियस, आई एटम, तो दो एटम के न्यूक्लियस को ज्वाइन कर लाइन ही मेरा क्या है, मॉलिक्यूलर एक्सिस है। और इस मॉलिक्यूलर एक्सिस में क्या ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या इस लाइन पे पैरेलल है, क्या इसे परपेंडिकुलर है, तो क्या ये अलाउड रहेगा, नहीं रहेगा। क्लियर ना। तो ये भी आज के बाद रिस्पॉन्सिबल नहीं, लिख लीजिए, ये ज़्यादा बेटर है इसको ऐसे समझने से, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। हो गया। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ देखिएगा, एक मिनट, दिस इज द रीजन। आज के बाद पी एक्स का पी वाई के साथ, पी वाई का पी जेड के साथ, अब पी जेड का पी एक्स के साथ, आज के बाद किसी भी टाइप का ओवरलैपिंग नहीं होगा, चाहे एक्सियल या लैटरल। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड। लिखिए दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग किसका किसके साथ, पी एक्स का पी वाई के साथ आज के बाद नहीं होगा फॉर एनी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, चाहे वो सिग्मा के लिए हो या पाई के लिए हो। मैं प्रूफ किया यहाँ पे, लिखिए दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड फॉर एनी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग।
इस टाइप का ओवरलैपिंग अलाउड। सच बता रहा हूँ, ये बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक में बहुत विगरस यूज़ करूँगा रेजोनेंस से ही। प्लीज़ इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो Px का ओवरलैपिंग किसके साथ? यस। अब Px का ओवरलैपिंग Px के साथ कौन सा ओवरलैपिंग? या तो सिग्मा नहीं तो पाई, दोनों से कुछ भी हो सकता है, बट Px का ऑलवेज Px के साथ ही होगा, करेक्ट। अगर दो प्योर P के बीच में होना है, किसके बीच में? इफ ओवरलैपिंग आर गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन टू प्योर ऑर्बिटल, ऐसे लिखिए तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफ ओवरलैपिंग between two pure p orbital, if overlapping between two pure p orbital, then always px का यहां से यहां तक उसको बताइए, ऐसे लिखिएगा, then always px का px के साथ, py का pz का। मैंने ये नहीं बोला कि p बाई px का और किसी के साथ नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली px का 1s के साथ हो सकता है, या ऑब्वियसली Px का हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हो सकता है, बट ये जो मेरा स्टेटमेंट है फॉर व्हाट? बिटवीन टू प्योर P के लिए। किसके लिए? बिटवीन टू प्योर P अगर ओवरलैपिंग होगा तो वो नहीं हो सकता है। क्या होगा? Px का Px के साथ, Py का Py के साथ और Pz का Pz के साथ। क्लियर है ना? तो मान लेते हैं कि आज को यहाँ देखिए, बातों को समझिएगा। आज का तो मैंने बोला कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड टू ओवरलैपिंग ऑफ P एंड P, करेक्ट। ये सिग्मा बॉन्ड किससे बना है? इसके P से और इसके P से। और मैंने बोला कि इफ इट प्रोवाइड Px, इसके लिए इफ, तो इसके लिए मस्ट हो जाएगा, हाँ या ना? अगर ये अपना Px दे रहा है तो इसको भी क्या देना पड़ेगा? Px बजा Px का। समझे बात को? इसका डायग्राम बनाऊंगा। अगर A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है? मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड में ऑब्वियसली एक सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा। मान लेते हैं कि इसने अपना सिग्मा बॉन्ड बनाया Px एंड Px से। किससे? Px एंड Px से। और एक पाई बॉन्ड है, कौन सा? और मैंने बोला इट प्रोवाइड इफ इट हैज Py फॉर पाई बॉन्ड। किसके लिए? तो अगर अपना ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए Py दे रहा है, इसको भी क्या देना पड़ेगा? इट मस्ट प्रोवाइड पाई बॉन्ड Py, राइट। इसके लिए इफ, तो इसके लिए क्योंकि Py का ओवरलैपिंग Py के साथ और Px का ओवरलैपिंग याद रहेगा, इट मस्ट प्रोवाइड Py। हो गया? ये याद है? एंटी क्लॉक आउटवर्ड करंट, तो बी फील्ड का लाइन एंटी क्लॉकवाइज, पक्का? अब यहाँ पे पूछेंगे, इतना आसान था, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता था, राइट? कहानी ही ख़त्म कर दी है। सर आपने ऐसा काम किया कि क्या ऑलवेज सर्किल ही बनेगा? मैं ये पता है, बट मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। देन अब बताइए, तो कोई बात नहीं, एंटी क्लॉकवाइज तो रहेगा, बी फील्ड क्या रहेगा? अब यहाँ पे पूछेंगे, यस टेंजेंट तो दो करना है भाई। तो चीज़ें शॉर्ट नोट्स में ऐसे रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब राइट हैंड ऊपर और सॉरी कैच खेले तो काम आ गया, क्रिकेट खेले तो ऐसा नहीं कि मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट क्लासरूम में ही रहता है, उसके बाहर चेहरे पे 12 बजे रहता है।
बाहर देखते रहना है ना, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे एकदम सुकून का लाइफ, सारा टेंशन क्लास गेट से बाहर, पैसा आएगा नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है। बाहर जाते हैं बिजनेस, भाई 2% तो करेंगे, तो दाल रोटी कैसे चलेगा। बट यहाँ पे है कि बस आप लोग से बात करना है, अगर थोड़ा सा मूड ख़राब है तो थोड़ा डांट दिए सारा गुस्सा यहाँ निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं रहता है, इंटेंशनल कुछ नहीं है, बहुत ही होता ना भाई, कोर ऑफ हार्ट चाहते हैं कि रिजल्ट हो। एक होता है कि चलो बस एडमिशन हो गया है, ऐसा नहीं है, बहुत स्वच्छ मन से। बाकी लोग के साथ ऑनेस्ट हुए नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कैटलिस्ट के साथ 100% ऑनेस्ट हूँ। जब कैटलिस्ट के फ्लोर पे हैं, मेरा एक एक मिनट यहाँ इस सिस्टम के लिए है। मतलब बाकी जगह सबको साथ कितना ऑनेस्ट रहिएगा, सबको आप एक साथ खुश नहीं कर सकते हैं। सारा काम आपसे कोई इफेक्टिव कोई घर पे बोले कि हाँ आप अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, अभी बोले आपने साफ नहीं किया, भाई वो काम अभी मेरा नहीं है, एक ही काम सही से हो जाए वही काफ़ी है, करेक्ट। ये काम अगर अच्छे से हो गया, बाकी बाद में सब पीछे पीछे हो जाता है। इसलिए आप में सारा क्वालिटी रहेगा कोई जरूरी नहीं है। सारा क्वालिटी अगर एकदम क्लियर कट 100% है, मतलब आप गॉड हैं, फिर भगवान का दूसरा रूप है। चलिए अब जो बताने जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये px है और यहाँ पे दिस ऑर्बिटल आर गोइंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब मेरा एक्स एक्सिस ही मॉलिकुलर एक्सिस होना पड़ेगा, राइट। मेरा यही क्या रहना पड़ेगा, मॉलिकुलर एक्सिस। तो इसके साथ और दोनों अपना पी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, तो बी को भी क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट, पी एक्स ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे से दूर जाएगा या पास आएगा, पास आएगा, राइट। अगर बॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है तो डिस्ट्रक्ट भी होता है, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। एंड देन बॉन्ड फॉर्मेशन में पाई क्लाउड एक दूसरे से दूर जाता है या एक दूसरे में मर्ज होता है, मर्ज होता है। ये है ए, ये है बी, करेक्ट। तो दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट, और ये सिग्मा बॉन्ड अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। और यहाँ से यहाँ के बीच में जो लेंथ रहेगा उसको क्या बोलिएगा, बॉन्ड लेंथ। दिखा दीजिए, हो गया। यहाँ देखिए, अच्छा आप लोग थोड़ा, किसी का मोबाइल है गूगल कीजिए तो F2 एंड Cl2 में किसका बॉन्ड रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मुझे लगता है Cl2 को ज़्यादा होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू F2। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ F2 एंड Cl2, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ F2 एंड Cl2। मोस्ट लाइकली Cl2 ज़्यादा होना चाहिए। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ऐसे मुझे पता है कि Cl2 का ज़्यादा होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, दिस इज यूज ऑफ गूगल। यस, इधर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 5% एक्सेप्शन के लिए रेडी रहिएगा। यहाँ पे
दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, और यहाँ पे वैलेंस अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ था, P में, तो इसका कितना, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस लिखना पड़ेगा या आप लोग को समझ में आ गया है, 2p ए बॉन्ड 3p ए बॉन्ड 4p और ए बॉन्ड, यहां तक क्लियर। अगर बॉन्ड लेंथ का बात करेंगे, यहां देखिएगा, इन जनरल बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इनवर्सल। तो यार बॉन्ड लेंथ का बात कीजिएगा तो नहीं लगता है कि I2 ग्रेटर Br2 ग्रेटर Cl2 ग्रेटर F2, ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का। क्या होता है, बट समटाइम्स बॉन्ड लेंथ छोटा होते हुए उसमें स्ट्रेन ज़्यादा हो सकता है। एक छोटा सा ही रबर है लेकिन उसको छोटा सा रबर को ही बहुत खींचे हुए हैं, करेक्ट। तो सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। तो इस ये है बॉन्ड लेंथ का, तो इसके अकॉर्डिंग तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होना चाहिए था Br2 Cl2 एंड F2। एक इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होना चाहिए था, बट ये होता नहीं है, होता ये है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। आपको नहीं तक ये हैलोजन फैमिली का जनरल प्रॉपर्टी पढ़ रहा है, हैलोजन फैमिली है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वहाँ पे बात बोलेंगे तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देंगे, फ्लोरीन के बीच में ड्यू टू वेरी लेस बॉन्ड लेंथ, इसके बीच में लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है, करेक्ट। यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट है, लोन पेयर रिपल्सन। तो ड्यू टू वेरी हाई लोन पेयर रिपल्सन इसमें स्ट्रेन ज़्यादा डेवलप होता है। इवन इफ इसका बॉन्ड लेंथ कम है, क्या है, और इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ फैक्टर अगर देखते हैं तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए था F2 का, बट फिर भी इसका F2 का Cl2 के रेस्पेक्ट में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहता है। ड्यू टू विच फैक्टर, वेरी हाई लोन पेयर, यहाँ पर रीजन लिख लीजिएगा, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। मतलब कौन सा फैक्टर फ्लोरीन में एक्स्ट्रा काम करने लगा अदर देन बॉन्ड लेंथ, लोन पेयर बट क्लोरीन का में आते हुए वो लोन पेयर रिपल्सन उतना फैक्टर काम डोमिनेट फैक्टर नहीं है। समझ लिए, फाइन, नहीं समझे तो रट जाइए, बस एक लाइन लिखकर कि इन F2 इन फ्लोरीन देयर इज हाई लोन पेयर रिपल्सन विच क्रिएट मोर स्ट्रेन इन द बॉन्ड, करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, मैंने अभी आपको पीरियोडिसिटी नहीं पढ़ाया है, ठीक है, बट इतना तो आप लोग, एक मिनट रुकिएगा, इतना तो आप लोग जानते होंगे कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन व्हाट अबाउट साइज, डिक्रीज करता है भाई। जनरल ट्रेंड तो ये है, जब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ड्यू टू जेड स्टार, न्यूक्लियर चार्ज नहीं, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या ड्यू टू शेल्डिंग इफेक्ट, नाम सुने हैं, तो सब हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी में, ठीक है। एनीवे, तो साइज लेकिन बहुत ज़्यादा कम होता है या स्लाइटली, बट ऊपर से नीचे आते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंज होता है ड्यू टू चेंज ऑफ क्या, यस, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बढ़ जाता है, राइट। बट यहाँ से यहाँ तक ऑर्बिट नंबर सेम रहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, करेक्ट। तो यहाँ देखिए, एक्चुअल में कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का बात करते हैं। सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए, तो छोटे एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसका बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए। तो सबसे छोटा आइटम तो ऑक्सीजन है, और सबसे बड़ा आइटम कौन है, और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम पीरियड का है, और जब यहाँ से यहाँ गए हैं तो साइज क्या हुआ, डिक्रीज, तो ऑक्सीजन सबसे छोटा है, एग्री। बट फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड। अब ये नहीं बोला सर ऐसा बनता है क्या, बिल्कुल बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, पेरोक्सी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, राइट। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है या नहीं बनता है। कैसे काम चलेगा भाई, सर अभी तक तो चल रहा है, आगे भी देख लिया जाएगा। बन गया हाइड्रोजन, तब नाइट्रोजन का मतलब क्या मानते हैं, सिर्फ अमोनिया और N2? नहीं, नाइट्रोजन से हम लोग इतना जानते हैं सिर्फ अमोनिया और N2 हो गया सर, और अमोनिया। अब बाकी आप समझते रहिएगा। तो अगर इसके पास लोन पेयर नहीं रहता और इसके पास भी लोन पेयर नहीं रहता तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ए रहता, करेक्ट। पर जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसके पास 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर के रिपल्सन हो गया, करेक्ट। नाइट्रोजन अगर इस टाइप का, जैसे अभी मैंने यहाँ दिखाया ना, 1 लोन पेयर रिपल्सन। और कार्बन जब बनाएगा तो इसका 4 बॉन्ड तो बनना ही पड़ेगा, तो इसके पास देयर इज नो लोन पेयर रिपल्सन। तो ड्यू टू दिस वजह, अगर साइज फैक्टर देखते और लोन पेयर नहीं रहता, सबसे स्ट्रॉन्ग ये रहता। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, पेरोक्सी बॉन्ड इज वेरी वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या वेरी वीक बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, इवन इफ इसका साइज बड़ा है, बट फिर भी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। उसके बाद NN, उसके बाद ये मैंने डीके सिंह का एक क्वेश्चन करवा दिया आपको, रेजोनेंस में के चैप्टर में है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया और कौन सा फैक्टर, तो नीचे लिखिए एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। मैंने यहाँ पे क्या समझाया। अच्छा, आप लोग यही लिख रहे हैं एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। खुद से एक्सप्लेन करना कि रीजन क्या है, लिख लीजिएगा मैंने क्या समझाया। सबसे कमाल का तो तब होता है ना कि मैं अगर कभी बोलता हूँ कैपिटल M, तो एक स्टूडेंट को देख लेते हैं ऐसे ही लिख रहे हैं कैपिटल। भाई मैंने बोला कैपिटल M मानिए, नहीं ऐसे फ्लो चलता रहता है, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, राइट। मैं तो इसके लिए 2-3 बार डेली कम से कम तो डांट खा ही लेता हूँ। बड़ा हाई कंसंट्रेशन रहता है टीवी देखने के टाइम पे, राइट। अब टीवी देखते हैं, जैसे यहाँ से गए तो ज़्यादा देर तो टाइम मिलता नहीं है, बाकी टाइम तो बच्चे ही रिमोट छीनते रहते हैं। अब उनको सेंस है ना, वो लोग कहाँ कहाँ रिमोट छुपा देता है, छुपा के बोलेगा कि नहीं आप 2 मिनट देखिए, बाकी टाइम मैं देखूँगा। 447 लगाइएगा, नंबर तक याद रखे हुए कार्टून का। दे आर सो इंटेलेक्चुअल। तो मैं देखता हूँ, तो अब उसके बाद इतना गलती से मौका मिल गया टीवी देखने का, राइट। जैसे कल मैच था, बहुत बढ़िया लगा, हम लोग गिला सिकवा भुला के वर्ल्ड कप का फिर से एंजॉय कर रहे हैं। तो अब मैच के टाइम पे है कि खाना खा रहे हैं, थोड़ा मैच देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब उसके बाद बाहर से कोई आवाज़ आएगा भी, और लेना है नहीं लेना है तो सुनाई पड़ेगा। समझिए, तो उसके बाद समझिए कि 3rd वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं डेली एंजॉय करता हूँ। मतलब अपने आप को ये कह दिए ना, सबसे कम झगड़ा होने का सॉल्यूशन, यू आर ऑलवेज राइट। मतलब फैमिली चलाने का, कहने का आपको ईगो ख़त्म करना पड़ेगा ना, मतलब हाँ भाई आप ही सही हो। उसमें कितना एनर्जी वेस्ट कीजिएगा, थोड़ा एनर्जी बचा के रखिए, अपना पढ़ाते रहिए, राइट। घर के लेडी बहुत कर्मठ होती है भाई, सैल्यूट करना पड़ेगा। हम लोग से नहीं काम उतना हो पाएगा। सुबह उठकर सारा डोमेस्टिक वर्क करके, राइट, ऑफिस ज्वाइन करना है 9 बजे, और जब तक मैं उठा तब तक नाश्ता भी बन जाना है, और उसके बाद देखते हैं कि बच्ची को पढ़ाते भी रहते हैं उसी टाइम पे। मल्टीपर्पज़ भाई, भगवान 6 सेंस दे के भेजे हैं, सैल्यूट करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करने वाला बात बोल रहा हूँ। तो उसमें उसके बाद देखते हैं कि उसको खाना भी खिला रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं,
और मैंने अपनी बेटी को आज तक लेटर ए भी नहीं सिखाया है, सच बता रहा हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ हर्टली, हालांकि करना चाहिए क्योंकि दूसरे को वैसे, बट वो मेरा अभी कैपेबिलिटी नहीं है। जहाँ से गाइड करना रहेगा तो मैं बोल दिया हूँ 8th क्लास तक आप देखिए, 9 से मैं संभाल लूँगा, जहाँ से मेरा इंटरेस्ट जाएगा, क्योंकि अभी इतना हिम्मत नहीं है कि उसको कर्सी राइटिंग में ऐसे लिखो। और कल उसको देखे थे कि कल पूरा अपना सिग्नेचर की है अपना नाम का, उसे उतना सच में मेरा अलग रहता है, एकदम अलग अलग लेटर, तो पूरा एकदम कर्सी मिला के की है। तो कॉन्वेंट का ही फ़ायदा है, कल उसको आधार बनवाने के लिए लाए थे नीचे बैंक में, तो देखिए पूरा लिख रही थी कर्सी राइटिंग। मुझे बहुत खुशी हुआ, अच्छा तुम बेटा सिग्नेचर कर लेते हो। तुम मेरे तरफ देख के एकदम गुस्सा करने लगे, मैं क्या समझते हैं आप मुझे मैं कब से सिग्नेचर कर रही हूँ, 1 साल हो गया। पेरेंट्स के लिए सब हैप्पीएस्ट मोमेंट है। ये समझ में आ गया? ये दो सारा ऑब्जेक्टिव चल रहा है। फ्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसमें लोग मिस कर जाएंगे, बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन था, राइट? वैसे ही इसका ये भी आ सकता है, हो जाएगा ना? ओके, अब यहाँ देखिए, अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p6। ओके, 2p6 है या 2p4 है? इसका बॉक्स बनाइए। Okay everyone, how many unpaired electron? 2। और जनरली ऑक्सीजन का वैलेंसी इन जनरल, ऐसा ऑक्सीजन वैलेंसी कितना शो कर सकता है? 2 नहीं तो 3, H3O प्लस बनता है, 4 नहीं बनाता है, बट कितना तक बना सकता है? H2O नहीं तो H3O प्लस, राइट? तो एक्चुअल में हम लोग एक नॉर्मल सिचुएशन लेते हैं O2 का ही, O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। देखिए आपको लग रहा होगा कि अच्छा तो मैं पहले से जानता था, अब इसको नए तरीके से देख रहे हैं, ठीक है ना? कि ओरिजिनल क्या था, कैसे क्यों ऐसा हो रहा था, राइट? इसमें कौन सा सिग्मा कौन सा पाई? नहीं, ऊपर वाला सिग्मा या ऊपर वाला पाई? आप ये मत सोचिए कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा क्या। किसी को ट्रस्ट नहीं है तो IIT क्वेश्चन बैंक देख ले, केमिकल बॉन्डिंग में आज से 30 ईयर्स पहले यही क्वेश्चन आया हुआ है। मल्टीपल बॉन्ड में पूछा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, मतलब वो लोग कितना बेसिक से बेसिक बात पे जा सकते हैं, आप जानते हैं तब ना। नहीं तो जनरली मैं बच्चों का माइंडसेट बताता हूँ, इसमें जनरली बोलते हैं बीच वाला सिग्मा और ऊपर नीचे वाला पाई। अगर कुछ नहीं जानते तो आप यही गेस कीजिएगा, राइट? बट करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? एनी वन इज सिग्मा। यहाँ पे हिडन है बातें, राइट? ये तो रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि 3 लाइन खींच दिए। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कितना लाइन खींच दिए? 3 लाइन, करेक्ट? तो सबसे यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं इसको लेट अस सपोज Py एंड Pz, इज इट कंपल्सरी कि Py या Pz ही रहेगा? ये पेयरिंग यहाँ भी तो हो सकता था, इसलिए अनपेयर्ड Px और Py में भी हो सकता था, बट लेट अस सपोज Py और Pz अवेलेबल है, तो किसी एक से पहले सिग्मा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो सिग्मा बनाते हैं लेट अस सपोज Py से, राइट? तो वन ऑफ द ऑक्सीजन अपना Py इन्वॉल्व किया किसके लिए? सिग्मा के लिए। तो इसको भी कौन सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा? Py। ये कौन सा बॉन्ड बन गया? अरे कौन सा एक्सिस? मॉलिक्यूलर एक्सिस, समझ गए? एंड दिस सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू व्हाट? Py एंड Py। अब ये कौन सा लाइन? लाइन परपेंडिकुलर टू व्हाट? मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो Py के परपेंडिकुलर, एक मिनट, Py का परपेंडिकुलर सिर्फ ए हो सकता है या ऐसे भी हो सकता था? तो दोनों में से जो भी रहेगा, राइट? लेट इट इज पी जेड एक्सिस, तो ये भी क्या रहेगा? पैरेलल टू जेड। और इसके बीच में जो ओवरलैपिंग होगा, राइट, ये क्या रहेगा? समथिंग लाइक दिस। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, नहीं तो सर इट इज काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग साइड बाय,
बिल्कुल हेड टू हेड या साइड बाय ओवरलैपिंग? साइड बाय ओवरलैपिंग, करेक्ट। तो साइड बाय ओवरलैपिंग और हेड टू हेड में कौन सा एफिशिएंट रहेगा? हेड टू हेड रहता है। इस साइड बाय क्या रहता है? पार्शियल ओवरलैपिंग, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक है। और ए लोब क्या दिखेगा? ए लोब इस लोब के साथ ओवरलैप करेगा और ए लोब इस लोब के साथ करेगा। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? पीजेड एंड पीजेड। इस डायग्राम को माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, इससे बड़ा ऑब्जेक्टिव निकालते हैं अब। एक कौन सा लाइन है स्टूडेंट? वाई एक्सिस। आपको मैंने एक टास्क दिया, यहां देखिए। अब मेरा ए और वाइटल इस लाइन के ऐसे है परपेंडिकुलर, करेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ से जो प्लेन गुजरेगा, कहाँ से? इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? बोलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन सर होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? सिग्मा होगा। बट पाई क्लाउड? पाई क्लाउड नहीं होगा भाई। पाई क्लाउड, हाफ ऑफ द पाई क्लाउड ऊपर रहेगा और हाफ ऑफ द पाई क्लाउड नीचे रहेगा, करेक्ट। तो इसी डायग्राम से नेक्स्ट क्लास मुझे रिमाइंड करवाइएगा कि सर इस डायग्राम में आप ऐसे बात कुछ कर रहे थे, ठीक है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही।